हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी सही से चल रही होगी। फ्रेंड्स, जो कि पेट के सिलेबस में दिया गया है सल्तनत काल, तो आज हम सल्तनत काल को कंप्लीट करेंगे, जिसमें जो भी वंश आते हैं इन सभी वंशों के इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर नज़र डालेंगे और इसको आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ इस सेशन में बने रहिए एंड तक और मैं आज इसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ से हर एक साल क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे पैट 21 सही चाहे पैट 22 सही, दोनों पैट की परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और सिलेबस में भी दिया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन निश्चित पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम गुलाम वंश से। सल्तनत काल में गुलाम वंश से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन था, पहली लाइन में दिया गया है, गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था, जो मोहम्मद गौरी था उसका गुलाम था। तो पेट की परीक्षा 2021 में पूछा गया था, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए आगे चलते हैं। गुलामों को फारसी में बदगा कहा गया तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। ठीक है, गुलामों को क्या कहा जाता था, बदगा कहा जाता था, और इनको सैनिक सेवाओं के लिए खरीदा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब किया था, 24 जून 1206 को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। कुतुबुद्दीन की नींव नहीं, कुतुब मीनार की नींव, देखिए यहाँ पे देखिए, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। तो कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन पूछ लिया जाता है, आगे देखते हैं, इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। कुतुब मीनार को पूर्ण कराया था। तो कभी कभी पूछ लेता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी। तो कुतुब मीनार की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, और उसको पूर्ण किसने करवाया था, उसको पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको पूर्ण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने उसको पूर्ण करवाया था। ठीक है, अब देखिए, ये इल्तुतमिश द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, जैसे चांदी का टका एवं तांबे का जीतल। इम्पोर्टेंट है, चांदी का टका, तांबे का जीतल। एकता प्रणाली चलाई। एकता प्रणाली किसने चलाई, इल्तुतमिश ने। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्गान चहलगामी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों का दमन किया। और आगे देखते हैं, दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने कराया। तो पूछ लेता है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया। तो आपको बता देना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। तो देखिए, लाखों का दान करने वाला, तो पूछ लेगा कि लाख बख्श किसे कहा जाता है, तो आप बता देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। कभी कभी बख्तियार काकी के नाम से भी इसको दे देता है। तो इम्पोर्टेंट है, कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, चाहे बख्तियार काकी आ जाए चाहे बख्तियार खिलजी आ जाए। तो नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त किसने करा था, बख्तियार खिलजी ने। आगे देखते हैं, ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। इसको कहाँ पर दफनाया गया, लाहौर में, अंडरलाइन किया हुआ है मैंने। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ, आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। कितने महीनों तक, 8 महीनों तक शासन किया। इसके आगे चलते हैं, आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, यानी आराम शाह ने इसकी हत्या कर दी और हत्या करके क्या, ये खुद दिल्ली की गद्दी पर 1211 में बैठ गया। कौन, इल्तुतमिश। तो पूछ लेता है, इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा, तो इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा 1211 में। ठीक है, इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था।
कौन था? इल्बरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? गुलाम था एवं दामाद था। तो यहाँ पर देखिए जो ऐबक का गुलाम और दामाद था, ठीक है। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। चलिए आगे चलते हैं। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को कहाँ पर लाया? तो इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दी उसने, ठीक है, दिल्ली ले आया। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दहली ए कुना का निर्माण दहली ए कुना के निकट करवाया। तो देखिए इसने क्या किया? हौज ए सुल्तानी का निर्माण करवाया। कहाँ पर? दहली ए कुना के निकट। पूछ लेता है। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान का पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। तो पहला शासक कौन था? पहला शासक था इल्तुतमिश। किसने? और इसको उपाधि किसने दी थी? बगदाद के खलीफा ने सुल्तान पद की उपाधि इसको दी थी। आगे देखते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो गई। तो इल्तुतमिश की मृत्यु कब होगी? 1236 में। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासनकाल पर उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही। तो इसके बाद कौन बैठा था? रुकनुद्दीन फिरोज इसकी गद्दी पर बैठा था। आगे देखते हैं। शाह तुर्कान को अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर जजिया को सिंहासन पर आसीन किया। तो किसको आसीन कर दिया? जजिया को। तो इस तरह जजिया सुल्तान क्या है? देखिए जजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली, ठीक है। तो सबसे पहली मुस्लिम महिला कौन थी? रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया सुल्तान थी जिसने शासन की बागडोर संभाली, ठीक है। आगे देखते हैं। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर, देखिए यहाँ पर देखिए, रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चौगा और कुल्हा टोपी पहनकर, देखिए चौगा का अर्थ है काबा और कुल्हा का अर्थ है टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी। रजिया ने मालिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर घोड़ों का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्क को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली पर मुइजुद्दीन बहरम साहब को बैठा दिया। देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला सेक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 में डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई, ठीक है। इम्पोर्टेंट फैक्ट से देखेंगे, बाकी का जो छोड़ देता हूँ मैं वो ज़्यादा इस परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस परीक्षा में से सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनको मैं इसमें कवर करा दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। बहरम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 में कर दी गई। बहरम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 में बना, ठीक है। आगे देखते हैं। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन महसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। किसको बना दिया? नसीरुद्दीन महमूद को। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट ये आता है, नसीरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर जीवन निर्वाह करता था। तो इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है कौन सा ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन का निर्वाह करता। तो नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है, याद रखना है। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। देखिए इसका नाम क्या था? बहाउद्दीन। और वह किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था। आगे चलते हैं। तुर्गान ए चहलगामी का विनाश बलबन ने किया था। तो तुर्गान ए चहलगामी का विनाश किसने किया था? बलबन ने किया था। बलबन ने 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा।
यह मंगोलों के आक्रमण के समय दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। आगे देखते हैं, राज दरबार में सिजदा एवं पवोस। देखिए ये प्रथा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। सिजदा एवं पवोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। किसने की थी? बलबन ने। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। तो नवरोज उत्सव को किसने प्रारंभ करवाया? बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लोहे एवं रक्त की नीति का पालन किया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है क्या कहा? सिजदा एवं पवोस किसने शुरू करवाई थी? बलबन ने। नवरोज उत्सव किसने शुरू करवाया था? ये भी बलबन ने करवाया था। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, इम्पोर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? बलबन के दरबार में। एवं अमीर हसन रहते थे। कौन कौन? अमीर खुसरो और अमीर हसन। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुअर्स था। ठीक है, अब देखते हैं गुलाम के बाद आता है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में स्टार्ट करते हैं। खिलजी वंश कहाँ से कहाँ तक? 1290 से 1320 तक। ठीक है, तो देखते हैं गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ई को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। तो सबसे पहले पूछ लेगा कि स्थापना किसने की थी खिलजी वंश की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो आपको कभी कभी फिरोज खिलजी भी दे दिया जाएगा। तो इसकी स्थापना किसने की थी? फिरोज खिलजी ने की थी। इसने किलोखोरी को अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया? किलोखोरी को। जलालुद्दीन की हत्या 1296 उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ामाकीनपुर इलाहाबाद के पास कर दी। तो इसकी हत्या किसने कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखते हैं, देखिए इसमें कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। अमीर खुसरो का मूल नाम महमूद हसन था। उसका जन्म पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास 1253 में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों में दरबार में रहे, इसलिए इन्हें तूती ए हिंद कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर भी ये पूछ लिया जाता है तूती ए हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। तूती ए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। ठीक है, के नाम से जाना जाता है। सितार एवं तबले का आविष्कार इम्पोर्टेंट है। सितार और तबले का आविष्कार भी अमीर खुसरो को दिया जाता है। आगे चलते हैं। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली गुरसाब था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन एवं स्थायी सेना की नींव रखी। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थायी सेना और सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। आगे देखते हैं, घोड़ा दागने, यहाँ पर देखिए घोड़ा दागने एवं सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर 1/2 भाग कर दिया। इसने खम्स लूट का धन, सुल्तान का हिस्सा 1/4। जो लूट का धन होता था उसमें सुल्तान का हिस्सा कितना होता था? 1/4 होता था। ठीक है, और इसके भाग के इसके स्थान पर 3/4। अच्छा देखो, पहले तो होता था 1/4 और इसने बढ़ाकर कितना कर दिया? 3/4 कर दिया। ठीक है, ये था। अब देखते हैं इसके इधर, इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। तो किसने दिया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता के साथ में क्या किया था? लागू किया था। बताइए, अगर कोई व्यक्ति कम तोल देगा और उसके शरीर से मांस काट लेगा, अगर इस तरह का कानून उस टाइम पे बना दिया था तो कितने लोग बिना ही कम तोले, यानी कोई भी गलती नहीं कर सकता, बताओ, शरीर से मांस काट लेगा, जान से निकल जाती होगी। तो स्टार्ट देखिए, यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट देखिए, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा।
किसको भेजा था? मलिक काफूर को। जमियत खाना मस्जिद, अलावी दरवाज़ा, सीकरी का किला तथा 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। इम्पोर्टेंट है। जमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला तथा 1000 खंबा महल का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। तो अलाई दरवाज़ा को क्या कहा जाता है? इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मालिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया। किसको? मालिक याकूब को। अलाउद्दीन द्वारा परगना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। सहना ए मंडी, यह खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय ए अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थीं। तो कहाँ पर आती थीं? सराय ए अदल, यहाँ पर क्या आती थी? अन्य वस्तुएं बिकने को आती थी। और सहना ए मंडी किसने? खाद्यान्न की बिक्री के लिए था ये। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी ज़ियाउद्दीन बरनी, एक लेखक है ज़ियाउद्दीन बरनी, तारीख़ फ़िरोज़शाही से मिलती है। अच्छा, इनके जो रचना है तारीख़ फ़िरोज़शाही, उससे किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी वहाँ से मिलती है। देखिए इसको, देखिए खजाइनुल फतूत अमीर खुसरो, रिहल्ला इबन बतूता एवं फुतलुत इसामी की कीर्ति है। तो रिहल्ला इबन बतूता किसकी कीर्ति है? रिहल्ला इबन बतूता एवं फुतलुत इसामी की कीर्ति है। तो ये दोनों हैं जो किसकी कीर्ति हैं? फुतलुत इसामी की कीर्ति हैं। आगे देखते हैं। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहस्सिब एवं नाजिर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारने के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे। चराई कर, जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, गड़ी कर, जो घरों एवं झोंपड़ियों पर लगाया जाता था। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1257 से 1236 ई तक मंगोलों ने 6 आक्रमण किए। कितने आक्रमण किए? 6 आक्रमण हुए। देखिए इसको छोड़ देंगे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 में कर दी गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। ठीक है। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आता था। देखिए यहाँ पे देखिए, मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों को वस्त्र पहनकर आता था। वर्णी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ता था। ठीक है। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। देखिए इसने ये गधा, इसको खलीफा की उपाधि भी धारण कर दी, अच्छा दे दी। मुबारक ने वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 में इसकी हत्या कर दी। मुबारक के वजीर ने इसकी क्या कर दी? खुसरो खां ने इसकी हत्या कर दी। स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कौन? खुसरो खां। आगे देखते हैं। खुसरो खां ने किसकी उपाधि धारण की थी? पैगंबर की उपाधि धारण की थी। अब आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश है 1320 से 1398 तक। तो 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मालिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली की सिंहासन पर बैठा। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने 8 सितंबर 1320 को। ठीक है।
गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। ठीक, इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण कराया। संभवतः नहरों का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। तो गयासुद्दीन तुगलक क्या था? प्रथम शासक था। आगे देखते हैं। पूछ लिया जाता है कि नहरों का निर्माण सर्वप्रथम किसने कराया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? 56 कोट। ठीक है, 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1235 में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कौन बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, किसके नाम से? जूना खां। जूना खां जिसका नाम था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अब देखिए यहाँ पे मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित एवं विद्वान व्यक्ति था। इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण सुपनशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट है ये वाली जो लाइन है, मैं जिसको पढ़ने वाला हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और उसका नाम दौलताबाद रखा। तो कहाँ से? दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की अपनी राजधानी और उसको दौलताबाद रखा। उसका नाम क्या रखा? दौलताबाद। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, तांबा, धातु के सिक्के चलाए जिनका मूल्य चांदी के टका के बराबर होता था। ठीक है, अब देखिए अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1382 में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में कहाँ पर भेजा? चीन में भेजा। किसने? जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने। ठीक है, और ये यात्री कहाँ था? अफ्रीका यात्री, जो कि मोरक्को का यात्री था और इसका नाम था क्या? इब्न बतूता। और कब आया था? 1333 में। ठीक है, याद रखना है क्योंकि इब्न बतूता से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इब्न बतूता की पुस्तक क्या है? रेहल्ला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। आगे देखते हैं। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभासुर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडल में हो गई। तो इसकी मृत्यु कहाँ पर हो गई? थट्टा के निकट। कहाँ पर? सिंध जाते टाइम 1351 में। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1356 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। तो किसकी स्थापना की थी? विजयनगर की स्थापना की थी। किसने? हरिहर और बुक्का ने। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तो 1347 में किसकी स्थापना की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कौन लिखता है? बदायूं ने लिखा कि अंततः उसे लोगों से मुक्ति मिली और लोगों को उससे मुक्ति मिली, है ना। दोनों का मतलब एक ही है। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था।
वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली के शेख निजामुद्दीन औलिया, सुल्तान में शेख रुकनुद्दीन अजुदन के शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए थे। तो इसने क्या किया, निजामुद्दीन औलिया, मीरिन मुलहिम, शेख रुकनुद्दीन फ़िरोज़, ठीक है, इनकी सभी की कब्र पर क्या बनवाए, मकबरे बनवाए थे। फ़िरोज़ तुगलक का राज्याभिषेक थत्ता के नज़दीक 20 मार्च 1351 को हुआ। पुनः फ़िरोज़ का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। अब यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट इस लाइन से है, राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फ़िरोज़ ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर, खराज, खुम्स, जजिया और ज़कात, कौन कौन से, खराज, खुम्स, जजिया और ज़कात को वसूल करने का आदेश दिया। ठीक है, 24 कष्टदायक कर थे, उनको समाप्त करके उनकी जगह पर सिर्फ 4 कर इसने लगाए थे। फ़िरोज़ तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। तो ब्राह्मणों पर पहला मुसलमान शासक कौन था, फ़िरोज़ तुगलक। फ़िरोज़ तुगलक ने एक नया कर, सिंचाई कर भी लगाया, जो उपज का 1/10 भाग था। इम्पोर्टेंट है, सिंचाई कर किसने लगाया था, तो किसने लगाया था, फ़िरोज़ तुगलक ने। फ़िरोज़ तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। इम्पोर्टेंट है, 5 बड़ी नहरों का निर्माण किसने कराया था, फ़िरोज़ तुगलक ने। लेकिन नहरों का निर्माण किसने कराया था, सबसे पहले वो कौन था, गयासुद्दीन। और बड़ी नहरों का निर्माण किसने कराया था व्यापक स्तर पर, फ़िरोज़ तुगलक ने। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ़िरोज़ तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इसमें हिसार, फ़िरोज़ाबाद, दिल्ली, फ़तेहाबाद, जौनपुर, फ़िरोज़पुर प्रमुख हैं। इसके शासनकाल में देखिए पूछ लेता है कि हिसार और फ़िरोज़ाबाद, दिल्ली, फ़तेहाबाद, जौनपुर, इसकी स्थापना किसने की थी, फ़िरोज़ तुगलक ने। आगे देखते हैं, इसके शासनकाल में खिरजाबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ के अशोक स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। यानी मेरठ के जो अशोक के स्तंभ थे, जो टोपरा गांव में थे, एवं मेरठ से कहाँ पर, दिल्ली में स्थापित इसमें कर दिया। फ़िरोज़ तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए दीवान-ए-खैरात विभाग की स्थापना की। तो दीवान-ए-खैरात की स्थापना किसने की थी, फ़िरोज़ तुगलक ने। तो इम्पोर्टेंट है, दीवान-ए-खैरात की स्थापना किसने की थी, फ़िरोज़ तुगलक ने। आगे देखते हैं, सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फ़िरोज़ तुगलक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए फ़िरोज़ ने नए विभाग दीवान-ए-बदगान की स्थापना की थी। तो पूछ लिया जाता है, दीवान-ए-बदगान की स्थापना किसने की थी, फ़िरोज़ तुगलक ने। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फ़ैतूत-ए-फ़िरोज़शाही, तो फ़िरोज़शाह तुगलक की आत्मकथा क्या है, फ़ैतूत-ए-फ़िरोज़शाही की रचना की थी। इसने ज़ियाउद्दीन बरनी एवं शम्स-ए-सिराज आफ़िक को अपना संरक्षण प्रदान किया था। किस किस को, ज़ियाउद्दीन बरनी, शम्स-ए-सिराज। आगे देखते हैं, इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायत फ़िरोज़शाही के नाम से अनुवाद कराया था। इसने कितने 1300 ग्रंथ थे, उनमें से कुछ का अनुवाद किस में करा दिया, फारसी में करवा दिया। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी किए, जिन्हें अब्दा एवं बिख कहा जाता था। फ़िरोज़ तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हो गई। फ़िरोज़ काल में निर्मित खान-ए-जहाँ तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। तो देखिए इम्पोर्टेंट है, फ़िरोज़ काल में, क्योंकि फ़िरोज़ काल में निर्मित है खान-ए-जहाँ तेलंगानी का मकबरा, और इसकी तुलना कहाँ से की जाती है, जेरूसलम में जो मस्जिद है उससे की जाती है। आगे देखते हैं,
सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोजशाह दुर्ग का निर्माण कराया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासनकाल दिल्ली के पालम तक ही सीमित रह गया। तैमूरलंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। किसने? तैमूरलंग ने। नसीरुद्दीन के समय ही मालिक कुसर की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मालिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। आगे देखते हैं। अब आता है क्या? सैयद वंश। सैयद वंश के बाद लोधी वंश और फिर ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट सैयदी वंश को, सैयद वंश को। सैयद वंश में देखिए, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिरिज खां ने। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर रियायत ए आला की उपाधि से अपने को खुश रखा। खिरिज खां तैमूरलंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने खिजिर खां को मुल्तान एवं लाहौर व दिवालपुर का शासक नियुक्त किया था। आगे देखते हैं। खिरिज खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को क्या भेजता था? कर भेजता था। खिरिज खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई। यहाँ पे देखिए, याहिनिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही, और जिससे क्या मिलती है? सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद नगर की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। आगे देखते हैं। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। इसके आगे देखते हैं लोधी वंश। तो लोधी वंश 1451 से 1526 तक। तो लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? सबसे पहला तो यही क्वेश्चन है, बहलोल लोधी ने की थी 9 अप्रैल 1451 में। ठीक है, 9 अप्रैल 1451 में किसने? बहलोल लोधी वंश की स्थापना की थी, और बहलोल शाह गांजी की उपाधि इसने धारण की थी। आगे देखते हैं। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना के श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन कराया और अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। कौन? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा? 1489 में। कौन? सिकंदर शाह की उपाधि से बैठा था ये गद्दी पर। अब देखिए, 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। अब देखते हैं अगला। भूमि के लिए मापन में प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया था। गुलरुखी शीर्षक से फारसी में कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। गुलरुखी के नाम से रचनाएं कौन करता था? सिकंदर लोधी। गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने कराया था? सिकंदर लोधी ने। आगरा की नींव किसने डाली थी? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, फैरंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किसने? देखिए, सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया। तो कौन सा एक आयुर्वेद ग्रंथ था जिसका फरंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ? इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर, देखिए नगरकोट ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया। देखिए, मांस तोलने के लिए दे दिया। इसने मुसलमानों को ताजे निकालने एवं मुसलमानों को स्त्री को पीरों पर
तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने? सिकंदर लोदी ने। गले की बीमारी के कारण, देखिए इसका भी टाइम आएगा। मृत्यु 21 नवंबर 1517 में इसकी मृत्यु होगी। किसके कारण? गले की बीमारी के कारण। आगे देखते हैं। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। ठीक है, इसके बाद इसका इब्राहिम लोदी बैठा था। किसके बाद? सिकंदर लोदी के बाद। और इब्राहिम लोदी कब हार गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। किससे? बाबर से हार गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा कराया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक थे ये दिल्ली सल्तनत के वंश, और यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जिन जिन पॉइंट्स को मैंने इस तरह से हाईलाइट अंडरलाइन किया हुआ है, आप उन पॉइंट्स को ज़्यादा फोकस करें, आपके क्वेश्चन निश्चित रूप से वहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।